Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So students, आज की वीडियो का टॉपिक है Dissociative Disorders and I am very excited कि आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं. Solved MCQS है Dissociative Disorders पे, जिसके ज़रिए हम असेस करेंगे कि ओवरऑल Dissociative Disorders हैं क्या और उनकी फर्दर टाइप्स क्या हैं. सो आपके लिए रिमाइंडर है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप रिसीव कर सकें. सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. So the number one MCQ is, what is the meaning of fugue? Option A, flight. Option B, memory loss. Option C, memory decay. And option D, encounter. The right option is option A, flight. Fugue is basically known as flight. जब एक situation जब स्ट्रेसफुल आती है, पर्सन उसको अवॉइड करने के लिए फ्लाइट की सिचुएशन ले लेता है, यानी कि उस सिचुएशन से भाग जाता है. So option A is the correct option. Number 2, Ahmed works in an organization as an executive. He is financially distressed, leads a hectic life and lives as a farmhand in the country. Ahmed is suffering from which of the following disorder? ओवरऑल एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें एक पर्सन जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ तो नहीं कहेंगे, हेक्टिक लाइफ को अवॉइड करता है और किसी और जगह पे जाके एक अपनी न्यू आइडेंटिटी के साथ रहना शुरू कर देता है. सो विच डिसऑर्डर इज दिस? ऑप्शन ए, डिमेंशिया. ऑप्शन बी, डिसोशिएटिव फ्यूग. ऑप्शन सी, डायस्थेमिक डिसऑर्डर. एंड ऑप्शन डी, आइडेंटिटी डिसऑर्डर. द राइट ऑप्शन इज option B, dissociative fugue. Number 3, dash is a disorder involving persistent or recurring feeling of detached from one's body or mental processes and one's own surrounding. एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपनी बॉडी या फिर अपने मेंटल प्रोसेसेस से बिल्कुल डिटैच फील कर रहा होता है या ओवरऑल अपनी सराउंडिंग से बिल्कुल डिटैच फील करता है और उसको वर्ल्ड जो है वो फॉगी अनरियलिस्टिक लग रहा होता है. सो इस डिसऑर्डर को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, एमनीशिया. ऑप्शन बी, डिमेंशिया. ऑप्शन सी, depersonalization derealization. एंड ऑप्शन डी, dissociative fugue. So the right option is option C, depersonalization or derealization disorder. So इस disorder के अंदर person overall अपने आप को as a distinct human consider नहीं कर रहा होता, अपने body parts को सही से समझ नहीं सक रहा होता, disintegrate overall वो feel कर रहा होता है. इसके साथ साथ वो इर्द गिर्द की surroundings या world को भी अच्छी तरह से experience नहीं कर सक रहा होता, वर्ल्ड को बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक जो है वो परसीव कर रहा होता है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नंबर 4, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर? ऑप्शन ए है एक्सट्रीम स्ट्रेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड. ऑप्शन बी, एक्सपीरियंस ट्रॉमा इवेंट्स और अब्यूज. ऑप्शन सी, ब्रेन इंजरी. ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी. सो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के अंदर यूजुअली एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है चाइल्डहुड में. इसकी कॉजेज ये हो सकते हैं, उसके साथ साथ कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट या अब्यूज हो सकता है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर द कॉजेज ऑफ डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर. Number 5, when memory loss is caused by physiological rather than physical disturbance, it is called dash disorder. Option A, infantile amnesia. Option B, dementia. Option C, dissociative amnesia. Option D, retrograde amnesia. The right option is option C, dissociative amnesia. क्योंकि अगर साइकोलॉजिकल कॉजेज होंगी तो हमने उसको कैटेगराइज कर देना है dissociative amnesia में. Number 6, a disorder in which two or more identities alternate being in control within the same person is known as option A, multiple personality disorder. Option B, split personality disorder. Option C, dissociative identity disorder. Option D, all of above. एक ऐसे
ऐसा डिसऑर्डर जिसके अंदर पर्सन की डिफरेंट आइडेंटिटीज होती हैं जो कि डिस्टिंक्ट होती हैं, या वो दो या दो से ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो एक ही पर्सन के अंदर होती हैं। तो इस डिसऑर्डर को हम क्या कैटेगराइज करेंगे? It is known as multiple personality disorder, split personality disorder, and dissociative identity disorder. So the right option is option D, all of above. So number 7 is how many forms of dissociative identity disorder? Option A, 3 forms. Option B, 2 forms. Option C, 1 forms. And option D, 4 forms. So there are two forms of dissociative identity disorder that are known as number 1 possession form and number 2 non-possession form. पोजेशन फॉर्म में पर्सन को लग रहा होता है कि कोई और पर्सन है, थर्ड पर्सन है, जो कि ओवरऑल वो कंट्रोल कर रखता है उसकी बॉडी पे, उसकी थॉट्स पे, उसकी इमोशंस पे। दैट कैन बी एनी अदर डेड पर्सन और कैन बी एनी सुपर नेचुरल पावर और सुपर नेचुरल पर्सन। इसके अलावा नॉन पोजेशन फॉर्म में होता है कि पर्सन को लग रहा होता है कि उसका ही सेल्फ, एक हाफ सेल्फ जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट है एक सर्टेन टाइम के लिए, जिसमें अल्टरेशंस आ जाती हैं उसकी ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ में, थॉट्स में, फीलिंग्स और इमोशंस में। तो यहाँ पे कोई आउटसाइड एजेंट वर्क नहीं कर रहा होता, पर्सन को लग रहा होता है कि उसी का एक सेल्फ का हिस्सा है जो कि थ्रू आउट द टाइम होल्ड रख रहा है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, या फिर हम कह सकते हैं कि दिन के किसी खास हिस्से में वो उसको लगता है कि उसका सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो एक पार्ट जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट है। सो पोजेशन में क्या है? पोजेशन में देयर इज समथिंग अदर देन दैट पर्सन, और नॉन पोजेशन में इसको लगता है कि उसी का सेल्फ जो है वो ऑब्जर्वेंट हो गया है उसकी स्पीच के बारे में, उसकी थॉट्स के बारे में, और उसको ज़्यादा फोकस कर रहा है, अपहोल्ड कर रहा है। Number 8. Shahid has multiple identities which are readily apparent to family members and associates. He speaks and acts in obvious different manner as though another person or being has taken over. He talks like his brother who has died few years ago, who may demand punishment for his past actions. सो शाहिद की मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं जिसमें ओवरऑल जो उसके सिम्टम्स हैं वो रेडली अपेरेंट होते हैं उसके फैमिली मेम्बर्स और उसके एसोसिएट्स में, और वो डिफरेंट मैनर्स में बात करना शुरू कर देता है, और ऐसा लगता है कि जैसे किसी दूसरे पर्सन ने उसका होल्ड ले लिया है। वो अपने भाई की तरह बात करता है जो कि इस दुनिया में नहीं है, और जो कि उसके अकॉर्डिंगली पनिशमेंट डिमांड कर रहा है शाहिद की ओवरऑल पास्ट एक्शंस की वजह से। सो सिनेरियो इंडिकेट कर रहा है कि पर्सन पे अप होल्ड कर रही है मल्टीपल आइडेंटिटीज, और वो सर्टेन टाइम के लिए जो है उसको लगता है कि ही हैज़ बीन टेकन ओवर। सो विच टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज दिस, और हम क्या कह सकते हैं कि विच टाइप ऑफ डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर इज दिस। ऑप्शन ए है पोजेशन फॉर्म, ऑप्शन बी नॉन पोजेशन फॉर्म, option C realistic possession, and option D none of above. The right option is option A possession form. possession form में पर्सन को ये लग रहा होता है कि थर्ड पर्सन या कोई दूसरा पर्सन जो है या कोई और ह्यूमन बीइंग जो है अपहोल्ड रखता है उसकी पर्सनालिटी में, उसकी आइडेंटिटी में। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Number 9. People may feel a sudden alteration in their sense of self or identity, perhaps feeling as though they were observer of their own speech, emotions, and actions, rather than an agent. Many also have recurrent dissociative amnesia. So sometimes लोगों को ये लग रहा होता है कि वो उनकी सेंस ऑफ सेल्फ में अल्टरेशन आ गई है, या फिर उनकी आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है, और वो अपने ही आप को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी स्पीच को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। सो ओवरऑल इसमें डिसोशिएटिव एमनीशिया भी आता है। सो ये किस तरह का डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होगा? ऑप्शन ए है पोजेशन फॉर्म, ऑप्शन बी नॉन पोजेशन फॉर्म, option C realistic possession, and option D none of above. The right option is option B non possession form, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे जो अल्टरेशन आई है वो सेंस ऑफ सेल्फ में आई है, और पर्सन अपने आप को ही
एनालाइज करता है एज अ ऑब्जर्वर कि मेरे कुछ एंड सेल्फ आइडेंटिटी या पर्सनालिटी का एक हिस्सा जो है वो दूसरे ओवरऑल थॉट्स और आइडियाज़ को एनालाइज करना शुरू कर देता है। आउटसाइड एजेंट जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। Number 10. Rarely in dash disorder, a person is accompanied by purposeful travel or bewildered wandering called fugue, from the Latin word fugere to flee. एक ऐसी सिचुएशन आती है एक डिसऑर्डर के अंदर जो कि रेयर है लेकिन एग्जिस्ट करती है, जिसमें पर्सन पर्पसफुल ट्रैवल करता है, जिसको फ्यूग कहा जाता है, या लैटिन वर्ड है फ्यूग जो फिगर से निकला है, जिसका मतलब है टू फ्ली, यानी कि फाइट, ओवरऑल फ्लाइट कर जाना या सिचुएशन को अवॉइड कर जाना। सो ओवरऑल ये किस डिसऑर्डर के अंदर एग्जिस्ट करता है? ऑप्शन ए है डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ऑप्शन बी डिसोशिएटिव एमनीजिया, ऑप्शन सी डिपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यानी कि डिसोशिएटिव एमनीजिया के अंदर यह फिनोमेना एग्जिस्ट करता है जिसको डिसोशिएटिव फ्यूग भी कहा जाता है। Number 11. Failure to recall events from circumscribed or restricted period of time is known as option A. Psychogenic amnesia, option B. Infantile amnesia, option C. Localized amnesia, and option D. Continuous amnesia. सर्कमस्क्राइब या रिस्ट्रिक्टेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक पर्सन कुछ इवेंट्स को याद नहीं कर सक रहा या रिकॉल नहीं कर सक रहा, तो वो लोकलाइज्ड एमनीजिया कहलाएगा। आपने लोकलाइज्ड एमनीजिया के लिए याद करना है कि पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए एक पर्सन अपनी मेमोरीज को रिकॉल नहीं कर सक रहा। For example, a car wreck survivor who has no memory of the experience until 2 days later. कि एक कार एक्सीडेंट के बाद एक पर्सन को 2 दिन के लिए कुछ भी याद नहीं रहता उस एक्सीडेंट के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि he is suffering from localized amnesia. Number 12. Ali is missing all information and memories of his brother and can easily recall all other memories. So what kind of amnesia is this? Option A. Localized, option B. Systematized, option C. Continuous and option D. Infantile. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिसिंग है, लेकिन बाकी सारी मेमोरीज जो हैं वो रिकॉल कर सकता है। सो दिस इज नोन एज सिस्टमेटाइज्ड एमनीजिया। सिस्टमेटाइज्ड एमनीजिया के अंदर ऐसा होता है कि आप सर्टेन कैटेगरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लॉस्ट कर जाते हो, जिसमें कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर सिनेरियो भी हो सकता है जिससे रिलेटेड आप एक पर्सन जो है वो अपनी रिकॉल नहीं कर सक रहा मेमोरीज। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Number 13. A type of amnesia in which person can't recall memories which covers entire period of life. यानी कि ओवरऑल सारा का सारा जितनी भी मेमोरीज उसने पास्ट में बनाई थी वो उनको रिकॉल नहीं कर सक रहा बिफोर एंड आफ्टर ट्रोमेटिक इवेंट टिल देन प्रेजेंट। प्रेजेंट भी उसमें आ जाता है कि यानी जितनी भी न्यू इन्फॉर्मेशन या जितनी भी न्यू मेमोरीज वो बनाता है वो स्टिल उसको रिकॉल नहीं कर सक रहा। इट ऑल्सो इंक्लूड लॉस ऑफ मेमोरीज ऑफ प्रोसीजरल सेमेंटिक नॉलेज एंड पर्सनल आइडेंटिटी, यानी कि प्रोसीजरल जो पर्टिकुलर टास्क या स्किल्स उसने सीखी होती हैं, एक्वायर की होती हैं, उससे रिलेटेड भी, सेमेंटिक नॉलेज भी, और अपनी ही आइडेंटिटी भी वो लॉस कर जाता है। सो विच काइंड ऑफ एमनीजिया इज दिस? ऑप्शन ए साइकोजेनिक एमनीजिया, ऑप्शन बी कंटिन्यूअस एमनीजिया, ऑप्शन सी जनरलाइज्ड एमनीजिया एंड ऑप्शन डी लोकलाइज्ड एमनीजिया। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी जनरलाइज्ड एमनीजिया। सो आपने याद रखना है जनरलाइज्ड एमनीजिया में कि पास्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको रिकॉल करने में प्रॉब्लम होती है, पर्सन जो है वो रिकॉल नहीं कर सक रहा होता सारी पास्ट की मेमोरीज और ट्रॉमेटिक इवेंट की मेमोरीज भी। Number 14. People with this amnesia remember only parts of what happened during specific time frames. For example, an abused victim may remember being on a boat, but not the abuse that took place there. Which kind of amnesia is this? यानी कि कुछ certain situations या specific time frames जो हैं वो याद रह जाते हैं, लेकिन overall
पूरी सिचुएशन या सिनेरियो या इंसिडेंट याद नहीं रहता, सो ये किस एमनीजिया के अंदर कैटेगराइज होगा या इसका क्या नाम होगा? ऑप्शन ए है कंटिन्यूस एमनीजिया, ऑप्शन बी जनरलाइज्ड एमनीजिया, ऑप्शन सी सेलेक्टिव एमनीजिया एंड ऑप्शन डी सिस्टमेटाइज्ड एमनीजिया। द राइट ऑप्शन इज सी सेलेक्टिव एमनीजिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम फ्रेम्स जो हैं वो याद नहीं रहते, कुछ पार्ट्स जो है वो याद रह जाते हैं, तो इसको हम सेलेक्टिव एमनीजिया कहेंगे। जैसे कि एक अब्यूज विक्टिम है, उसको कुछ फ्लैशबैक्स आ जाते हैं, लेकिन ओवरऑल उसको पूरी सिचुएशन या पूरा सिनेरियो याद नहीं आता या ओवरऑल पूरा इंसिडेंट याद नहीं रहता, so this is known as selective amnesia. Number 15. A type of amnesia in which person can't make new memories and forgets each new event as it occurs. कि ओवरऑल पर्सन अपनी न्यू मेमोरीज भी नहीं स्टोर कर सक रहा, उसके साथ साथ जैसे जैसे न्यू इवेंट्स अकर होते हैं उसके सामने वो उनको भी भूलता जाता है। सो विच एमनीजिया इज दिस? ऑप्शन ए कंटिन्यूस एमनीजिया, ऑप्शन बी जनरलाइज्ड एमनीजिया, option C selective amnesia and option D systematized amnesia. The right option is option A continuous amnesia. Continuous amnesia को अगर हम generalized amnesia से differentiate करते हैं तो overall continuous amnesia में person जो है surrounding से aware होता है, लेकिन still वो उन memories को store नहीं कर सक रहा होता, कुछ टाइम बाद वो इवेंट जो उसके इर्द गिर्द होते हैं, जो भी सिचुएशंस होती हैं, वो उनको भूल जाता है। लेकिन जनरलाइज्ड एमनीजिया में क्या होता है, पर्सन अपने सराउंडिंग से भी अवेयर नहीं होता। सो दिस इज जस्ट अ डिस्टिंक्ट फीचर जो कि अलग करता है कंटिन्यूस एमनीजिया को जनरलाइज्ड एमनीजिया से। Number 16. A condition in which person feels detached from one's body, mind, feelings and or sensations. Along with that, sometimes he cannot recognize his emotions. That is also known as alexithymia. Feel disconnected from memories. So this condition is known as option A psychogenic amnesia, option B depersonalization, option C derealization and option D none of these. The right option is option B डीपर्सनलाइजेशन। सो डीपर्सनलाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें पर्सन अपने सेल्फ से ही, अपनी बॉडी से ही, अपनी थॉट्स, अपनी सेंसेशन से ही डिटैच फील करता है और इवन समटाइम्स अपनी इमोशंस को भी रिकग्नाइज नहीं करता। सो ऐसी सिचुएशन जिसमें पर्सन अपने इमोशंस को रिकग्नाइज ना कर सके उसको एलेक्सीथीमिया कहा जाता है और पर्सन अपनी मेमोरी से भी डिस्कनेक्टेड लगता है या नज़र आता है। So it is known as depersonalization. Number 17. A stage in which person feel detached from his surroundings, like people, objects, everything which seems unreal. Object may appear blurry or unusually clear. They may seem flat or smaller or larger than they are. Sounds may seem louder or softer than they are. Time may seem to be going too slow or too fast. सो इस सिचुएशन में सराउंडिंग्स पे ज़्यादा फोकस है कि पर्सन ओवरऑल एरिया की सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, पीपल, इन सब को अनरियल समझ रहा है। उसके साथ साथ जो ऑब्जेक्ट्स जो नॉर्मल उनकी शेप होती है या फिर उनको उसको वो बहुत बड़े या फिर बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं, साउंड उसको बहुत ज़्यादा लाउडर या सॉफ्टर सुनाई दे रही हैं। इसके साथ साथ टाइम बहुत जल्दी उसे गुजरता नज़र आ रहा है या फिर उसको बहुत ज़्यादा ही स्लो गुजरता नज़र आ रहा है। सो इन सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली ये कौन सी सिचुएशन है? ऑप्शन ए है साइकोजेनिक एमनीजिया, ऑप्शन बी डीपर्सनलाइजेशन, ऑप्शन सी डीरियलाइजेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी डीरियलाइजेशन। सो डीरियलाइजेशन में आपने याद रखना है इसमें सराउंडिंग से पर्सन अवेयर नहीं है और डीपर्सनलाइजेशन में सेल्फ से रिलेटेड, यानी कि पर्सन अपने ही आप को अंडरस्टैंड नहीं कर सक रहा, अपने ही आप को डिस्टिंक्ट फीचर जो है वो यानी अपनी ही बॉडी, अपनी थॉट्स, अपनी इमोशंस को प्रॉपर तरह से असेस नहीं कर सक रहा। सो देयर इज अ डिफरेंस। Number 18. According to psychodynamic theorists, dissociative symptoms are caused by option A superego, option B repression,
option C, gender issues, and option D, identity conflicts. The right option is repression. According to psychodynamic theorist, dissociative symptoms basically repression की वजह से होते हैं, यानी पर्सन रिप्रेस कर जाता है, यानी ओवरऑल उसकी थॉट्स और जो उसके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं चाइल्डहुड के वो बहुत रिप्रेस्ड होते हैं और वो कॉन्शियस स्टेट पे नहीं होते, लेकिन ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी को अफेक्ट कर रहे हैं. सो रिप्रेशन एक मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसके ज़रिए अनकॉन्शियसली थॉट्स, ऐसी थॉट्स जो कॉन्फ्लिक्टिंग हैं वो रिप्रेस की जाती हैं, क्योंकि वो अगर कॉन्शियस स्टेट में आएंगी तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होंगी. Number 18. When an individual re-experiences intense traumatic event in a session for recovering of memories, this phenomena is known as option A, dysreaction, option B, sensitization, option C, anti-reaction, option D, abreaction. The right option is D. जब ट्रोमैटिक इवेंट को री एक्सपीरियंस किया जाता है तो उसको एब रिएक्शन कहा जाता है, ताकि ओवरऑल उससे रिलेटेड जितनी भी मेमोरीज जो रिकॉल नहीं हो सकी उनको रिकवर किया जा सके, उनको दोबारा से माइंड में लाया जा सके, ताकि ओवरऑल उस सिचुएशन को असेस किया जा सके और क्लाइंट की कॉन्फ्लिक्ट्स या उसकी मेमोरीज को दोबारा से थोड़ी मॉडिफाई किया जाए, चेंज किया जाए, ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं और ओवरऑल साइकोलॉजिकल इश्यूज मजीद ना क्रिएट कर सके. Number 19. A technique wherein the patient learns to associate feelings of relaxation with a fear-inducing stimulus to reduce the level of anxiety. एक ऐसे टेक्निक जिसके अंदर फियर इंड्यूसिंग स्टिमुलस को एसोसिएट किया जाता है रिलैक्सेशन टेक्निक के साथ, ताकि एंजाइटी को रिड्यूस किया जा सके. So, which technique is this? Option A, desensitization, option B, flooding, and option C, implosion, and the last one is inhibition. So, the right option is ऑप्शन ए, desensitization. और ये टेक्निक डेवलप की थी जोसेफ वोल्फ ने, जिसके अकॉर्डिंगली हम फोबियाज को ट्रीट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ऐसी सिचुएशन जिसमें पर्सन जो है वो अपनी पास्ट मेमोरीज को रिकॉल नहीं कर सक रहा, अगर रिकॉल करता है तो उसको एसोसिएट किया जाता है, क्योंकि वो पेनफुल होती हैं, फियर से रिलेटेड होती हैं, उनको रिलैक्सेशन के साथ एसोसिएट किया जाता है, पेयर किया जाता है, और फिर एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए इस टेक्निक को यूटिलाइज किया जाता है, ताकि ओवरऑल फियर ख़त्म हो सके, एंजाइटी जो है एक पर्सन में एक सर्टन सिचुएशन से रिलेटेड ख़त्म हो सके. Number 20. A behavioral technique in which anxiety is aroused by only imagining the stimuli without the direct contact is known as option A, flooding, option B, implosion, option C, sensitization, and option D, inhibition. एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर एंजाइटी को अरोज किया जाता है कि जस्ट वो एक स्टिमुलस को इमेजिन किया जाए, और इस टेक्निक में जस्ट इमेजिनेशन ही इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो नेसेसरी नहीं होता. और सो इट्स बेसिकली इम्प्लोजन थेरेपी, जिसमें इमेजिनरी तौर पे ही आप स्टिमुलस को परसीव कराते हो, ताकि फियर जो है वो रिड्यूस होता जाए. जब एक पर्सन बार बार इमेजिन करेगा, उसको आइडिया होगा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो इतने वर्स नहीं हैं, सो एट द एंड वो रियलाइज करेगा कि मेरा फियर जो है वो इरैशनल है. इसमें कोई भी मेमोरी से रिलेटेड भी हो सकता है, एक पर्सन अपनी सर्टन मेमोरी को रिकॉल नहीं कर सक रहा, जो कि डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स में भी यूजफुल हो सकती है. उसके साथ साथ फोबिक सिचुएशंस या फोबिया के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है इम्प्लोजन थेरेपी. Number 21. Which medicines are prescribed to patients with dissociative disorders? Option A है antipsychotic, option B antidepressants, option C anti-anxiety, and option D all of above. So dissociative disorders के लिए ये तीनों मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब की जाती हैं. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव. डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन के क्या क्या सिचुएशन है, और एंटी एंजाइटी भी समटाइम्स दी जाती हैं, एंटी साइकोटिक भी दी जाती हैं. एक और बात, डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स को हम साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर कैटेगराइज नहीं करते,
बट एट टाइम्स एंटी साइकोटिक ड्रग्स भी दी जाती हैं इनको ट्रीट करने के लिए। Number 22. The identities that appear after the onset of dissociative identities are known as, या हम कह सकते हैं कि ऐसी आइडेंटिटीज जो डिसोशिएटिव डिसऑर्डर अपीयर होने के बाद जो प्रोमिनेंट होती हैं वो क्या कहलाएंगी। यानी एक पर्सन की अपनी आइडेंटिटी है, उसके अलावा जब डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज जब फॉर्म होती हैं तो उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है होस्ट आइडेंटिटीज, ऑप्शन बी alters, option C multiple identities, and option D none of above. The right option is option B alters. So alters basically वो आइडेंटिटीज होती हैं जो प्रोमिनेंट ज़्यादा होती हैं और जो रूल आउट कर रही होती हैं एक पर्सन की लाइफ में। Number 23. Which drug is effective during hypnotherapy to help the client to recall past memories? एक ड्रग यूटिलाइज की जाती है जो कि वाइट कलर की होती है पाउडर्ड फॉर्म में हिप्नोथेरेपी के दौरान, ताकि पेशेंट जो है वो पास्ट मेमोरीज को रिकॉल कर सके। सो ड्यूरिंग हिप्नोथेरेपी साथ साथ इस ड्रग को भी यूटिलाइज किया जाता है और इस ड्रग का नेम क्या है। ऑप्शन ए है सोडियम पेंटापेप्टाइड्स, option B sodium pentachloride, option C sodium amobarbital, and option D sodium amytal. The right option is option C sodium amobarbital. Sodium amobarbital. So sodium amobarbital एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है पाउडर फॉर्म में जो कि ड्यूरिंग हिप्नोथेरेपी यूटिलाइज किया जाता है और इसको ट्रुथ सीरम भी कहा जाता है। और इस ड्रग के इफेक्ट के अंदर पर्सन सबमिट कर जाता है दूसरे पर्सन की रिक्वेस्ट सुनना शुरू कर देता है। और ये यूजुअली मर्डर्स जो करते हैं, जो किलर्स होते हैं, जो अब्यूज़ करते हैं, अब्यूज़र्स, उनके लिए यूटिलाइज की जाती है ताकि वो जैसे ही वो इस ड्रग को लेंगे और वो अपने आप को सबमिट कर देते हैं और हर चीज़ जो है उस सिचुएशन के बारे में सच बताना शुरू कर देते हैं। तो सोडियम एमोबार्बिटल इज़ आल्सो नोन एज ट्रुथ सीरम और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्रिमिनल्स को असेस करने के लिए। Number 24. Some people with dissociative disorders also experience physical symptoms such as seizures. These seizures don't seem to have physical cause, यानी कि इन seizures की overall physical cause नहीं होती। So overall इन seizures को हम किस तरह से define करेंगे। Option A है epileptic seizures, Option B dissociative seizures, Option C non-epileptic attacks, and Option D both B and C. The right option is Option D both B and C. So dissociative disorders के अंदर seizures भी sometimes present होते हैं, उनको हम dissociative seizures कहेंगे या फिर नॉन एपिलेप्टिक अटैक्स कहेंगे। यानी एपिलेप्सी से उसको रिलेट नहीं करेंगे, इसलिए इसका नाम जो है वो नॉन एपिलेप्टिक अटैक्स कहा गया है, जिसमें डायग्नोसिस देते हैं नॉन एपिलेप्टिक अटैक डिसऑर्डर यानी NEAD। So which psychotherapies are the best for treating dissociative disorders? इसमें हिप्नोथेरेपी भी यूज़फुल होती है लेकिन इट्स वेरी क्रूशल और इसमें थोड़ा सा फियर होता है कि फॉल्स मेमोरीज ना फॉर्म हो। ओवरऑल हिप्नोथेरेपी को यूटिलाइज करना इज़ वेरी क्रूशल और बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर्सन ही हिप्नोथेरेपी यूटिलाइज कर सकता है फॉर द ट्रीटिंग डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स इन क्लाइंट्स। इसके अलावा DBT भी बहुत इफेक्टिव है। साइकोथेरेपी सारी ही इफेक्टिव हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स, जिसमें आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग टेक्निक भी यूटिलाइज की जाती है, जिसको EMDR कहा जाता है, जिसमें अटेंशन जो है वो डाइवर्ट की जाती है किसी पर्टिकुलर मूविंग ऑब्जेक्ट पे और उसके साथ साथ मेमोरीज को रिकॉल करने का कहा जाता है। साइकोडायनामिक थेरेपीज भी इफेक्टिव हैं। रिलेशनल साइकोथेरेपी भी इफेक्टिव है, जिसमें ओवरऑल असेस किया जाता है कि रिलेशनल प्रॉब्लम्स क्या थे पास्ट में और रिलेशंस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या क्या कॉजेज़ थी जो कि रिलेशनशिप इश्यूज से रिलेटेड हैं, जिसमें जो लीड की हैं डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स की तरफ। CBT भी इफेक्टिव है फॉर द ट्रीटिंग
dissociative disorders. So these are the list of therapies जो कि utilize की जाती हैं for the treatment of dissociative disorders. So that's all from today's video. I hope आपने बहुत learn किया होगा इस वीडियो से. Thanks for watching this video and don't forget to subscribe the channel और मुझे comments में बताएं कि next video का topic क्या होना चाहिए, कौन सा cluster मुझे DSM का select करना चाहिए for the formation of MCQs. So thank you so much.